हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 21 अप्रैल का न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं कि द हिंदू में आज कौन कौन सी न्यूज़ आई और एडिटोरियल में कौन कौन सी ऐसे एडिटोरियल हैं जो हमारे कम्युनिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कौन कौन सी न्यूज़ ऐसी हो सकती है जो इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग एक फर्स्ट फ्रंट पेज का एक ओवरव्यू देखते हैं क्या है। तो पेज नंबर 8 पे देखिए कि एक्स पीएम मनमोहन सिंह जी का फोटो है और कांग्रेस पैनल लेड बाय मनमोहन सिंह रिसीव्स 7,500 फॉर द पुअर। पेज नंबर 8 पे ही है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे क्यों डिमांड किया गया है ये। आगे देखेंगे पेज नंबर 12 पे 17 लोग को मार दिया गया है कनाडा में, जो कि मास शूटिंग हुई है। और फिर पेज नंबर 13 पे है कि देखेंगे यूएस क्रूड फ्यूचर प्लंग मोर देन 40% टू 1986 लो। मतलब इतने पेट्रोलियम के दाम कम हो गए कि 1986 के लेवल तक पहुंच गया है। फिर पेज नंबर 8 पे और एक न्यूज़ है कि पालघर में एक इंसिडेंट हुआ है, उसको लेके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अपोजिशंस अलग अलग ओपिनियन है। उसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू देखेंगे क्या हुआ, कैसे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले एक बैड न्यूज से स्टार्ट करते हैं कि स्पीड ऑफ वायरस इन्फेक्शन स्लो। ठीक, तो इसमें देखिए कि टोटल 18 स्टेट में जो इन्फेक्शंस का रेट था कोविड-19 वो डबल हो गया है। और वो जो पीरियड था वो काफ़ी छोटे टाइम में डबल हो गया है। वो 18 स्टेट हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है। मतलब अगर देखा जाए तो ये, अगर महाराष्ट्र का एक पर्टिकुलर जो सबसे लार्जेस्ट इस टाइम, सबसे हाईएस्ट जिसका नंबर है, तो लास्ट 4 दिन में ही उन्होंने 1000 केस किया। फर्स्ट 1000 केस को होने में 1 मंथ लगे थे महाराष्ट्र में, और सेकेंड 1000 केस होने में 1 से 2000 होने में 6 दिन लगे, और 2 से 3000 होने में सिर्फ महाराष्ट्र में 4 दिन लगे। तो इस तरह ही एक डेटा है कि डबल हो रहा है कोविड-19 का केस, उसी के बारे में है। तो अभी एक पूरा एपिसोड खत्म नहीं हुआ है कोरोना वाला, तो ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कैसे क्या हुआ था। ठीक, फिलहाल तो ये एक रिस्क वाली बात है, तो अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और सोशल लाइफ एकेडमी को फॉलो करते रहिए। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, उसके साइड में न्यूज है, सेंटर फ्लोन्स केरला स्टेप्स बैक ऑन ईजिंग कप्स। इसमें बात कर लेते हैं कि केरला ने कुछ रिलैक्सेशन दिया था लॉकडाउन में, जैसे कि उन्होंने जो रेस्टोरेंट है वो शाम के 7 बजे तक चालू रखने का परमिशन दिया था, जो सैलून है उसको भी चालू करने का परमिशन दिया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर भेजा कि सारे स्टेट्स के लिए सेंटर की गाइडलाइन फॉलो करना मैंडेटरी है। सारे के सारे स्टेट वो गाइडलाइन फॉलो करेंगे। जो अजय भल्ला होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने लेटर हेड पे ये सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी को लेटर भेजा। उसके बाद केरला ने जो रिलैक्सेशन दिया था वो पीछे ले लिया। तो इसके बारे में देखते हैं, अगर केरला इन केस पीछे नहीं हटता तो क्या होता। तो सेंटर के पास ये पावर होती है, अगर सेंटर के दी हुई गाइडलाइन स्टेट फॉलो नहीं करते तो वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल 365 पे। ठीक है, आर्टिकल 365 पे स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकते हैं और 356 का यूज करके प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल की गाइडलाइन फॉलो करना मैंडेटरी होता है। आगे देखते हैं और कोई अगर न्यूज है तो, पुलिस डिटेन 59 फॉर वायलेंस ओवर क्वारंटाइन राउंड अप। तो अगेन ये कोरोना की न्यूज है कि जो हेल्पर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है जो कि कम्युनिटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए कि द हिंदू के एक रिपोर्टर पे जम्मू कश्मीर में एफआईआर फाइल हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखते हैं, डीयू का जो डोनेशन था पीएम-एनआरएफ के लिए, उसको पीएम केयर्स में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है पीएम केयर्स, क्या है पीएम एनआरएफ क्या है। तो दोनों भी एक ट्रस्ट के अंडर में, सिमिलरिटी ये है
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, दोनों भी 100% टैक्स एग्जम्पशन होता है। आप जितना डिपॉजिट करेंगे, जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे, पीएम एनआरएफ और पीएम केयर्स दोनों भी टैक्स रिडम्पशन है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि पीएम एनआरएफ, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसका यूज जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो यूज होता है, और अभी तक कोई हेल्थ इमरजेंसी को एज ए नेचुरल कैलेमिटी नहीं कवर किया जाता था। इवन अगर किसी पर एसिड अटैक होता है या फिर कोई किसी को बहुत गंभीर बीमारी है तो भी पीएम एनआरएफ से उसको हेल्प होता था। तो किसी को अगर ऐसा कोई महामारी फैलती है उसके लिए पीएम एनआरएफ में कोई प्रोविजन नहीं था, तो इसके लिए पीएम केयर्स बनाया गया है, और उसी में जो डीयू का डोनेशन था पीएम एनआरएफ के लिए वो ट्रांसफर कर दिया है पीएम केयर्स में। और ये डीयू ने ये कहा कि ये एचआरडी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन पे किया गया है। तो पीएम केयर्स और पीएम एनआरएफ का आप डिफरेंस देख के रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पीएम केयर्स पीएम एनआरएफ में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या उससे पॉलिटिक्स चल रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। कि बस दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, हमको ये देखना है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 पे आइए। पेज नंबर 2 पे देखिए, यमुना वाटर क्वालिटी इम्प्रूव ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन का एक अच्छा तो फायदा हुआ है कि एनवायरमेंट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। तो इसमें यमुना का जो वाटर क्वालिटी था वो बहुत अच्छा हुआ है। तो इस पूरे न्यूज में अच्छा हुआ इतना ठीक है। इस पूरे न्यूज में सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात देखी जाए तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया, मैंने हाईलाइट किया, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता क्या है बेसिकली, अगर सिंपल टर्म में बताएं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर बीओडी डिमांड बढ़ जाता है मतलब पोल्यूशन है। पोल्यूशन होने की वजह से जो भी स्पीसीज हैं इनसाइड वाटर वो सांस नहीं ले पाते, तो ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं किसी वाटर में बीओडी का डिमांड बढ़ा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पानी पोल्यूटेड है। तो यहाँ पे यमुना में देखने वाली बात है कि बीओडी का डिमांड कम हो गया, मतलब पानी अच्छा हो रहा है। बीओडी होता क्या है वो देख लेते हैं। बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, इन ब्रैकेट उसमें दिया वेस्ट और पोल्यूटेंट, दोनों में सकता है, अंडर एरोबिक रिएक्शन मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बीओडी का डेफिनेशन है, और ऐसी छोटी छोटी चीजें हमको फोकस करनी होती हैं। ठीक, ये एसएससी से लेके यूपीएससी एमपीएससी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीओडी पूछ चुका है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगर ऐसी कोई न्यूज है तो। अरेस्ट इन जामिया केस, ये नॉट इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ऐसा कुछ है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ है। आजादपुर मंडी की बात की गई है, और इसमें इस पेज नंबर 2 पे ऐसा कुछ नहीं। पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 पे पूरा कोरोना से भरा हुआ है, पूरा कोरोना की न्यूज से पेज नंबर 3 भी भरा हुआ है। तो पेज नंबर 3 पे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। पेज नंबर 4 पे आइए। पेज नंबर 4 पे राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसे पेंडेमिक केसेस में 613 इनमेट्स जो जेल में थे जिनके ऊपर पेटी ऑफेंसेस थे उनको छोड़ दिया है। तो ताकि जेल की जो कंडीशन है वो थोड़ी सही रहे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सके, वहाँ पे ज़्यादा कुछ इशू ना क्रिएट हो, वहाँ पे कोरोना ना फैले। और एक देखिए राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने डिमांड किया है कि जो भी एरियर्स मिलता था एमपी को वो जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, सो दैट इस फाइनेंशियल क्राइसिस में स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प हो सके। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग कैसे होती है। एक तो जो फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंड करता है उसके ऊपर है, फिर ग्रांट मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस होते हैं, जीएसटी में शेयर्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस में शेयर होता है, एमपी को जो फंड मिलता है उससे स्टेट में काम होता है, अगर कोई कैलेमिटीज आ गए तो स्टेट को स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे स्टेट को फंडिंग मिलती है। तो यहाँ पे हम साइड का भी देख लेते हैं कि और कितने तरीके से स्टेट को सपोर्ट मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए असम गवर्नमेंट ने भी कैप किया है कि 20 से ज्यादा लोग किसी फ्यूनरल में नहीं जा सकते। अब देखिए दिल्ली में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली के पास है,
वहां उन्होंने कंपलसरी रेस्पिरेटरी टेस्ट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी डिलीवरी के लिए आती हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो उनका कंपलसरी रेस्पिरेटरी टेस्ट किया जाएगा, उनका कंपलसरी रेस्पिरेटरी टेस्ट किया जाए, सो दैट कि जो आने वाला फीटस है वो कोरोना पॉजिटिव अगर रहता है तो पहले से तैयारी की जा सके, या फिर जो मदर है अगर वो कोरोना पॉजिटिव आती है तो पहले तैयारी की जा सके, और एक स्टाफ को पता हो कि ये कोरोना पॉजिटिव है। नहीं तो ऐसा होता है कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है और फिर एडमिट कर लेते हैं, फिर पूरे हॉस्पिटल में कोरोना फैल जाता है। ठीक है, पेज नंबर 5 आइए। आंध्र प्रदेश में 75 केसेस बढ़े हैं कोरोना के, ये यहाँ पे दिया है। और ऐसा कुछ कम्युनिटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक यहाँ पे एक्टर हैं साउथ के, कमल हसन, आप इनको देखे भी रहेंगे मूवी में। तो इन्होंने बोला कि डिफेंस के कंपैरिजन में हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया जाना चाहिए। और इन्होंने एक डेटा दिया, वो डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी एग्जाम में अगर इससे लिखते, कोट करते, अगर कुछ डिस्कशन होता है वहां पे कोट कर सकते हैं कि जीडीपी का 2% ऑलमोस्ट 4,71,378 करोड़ रुपीस हम लोग डिफेंस पे खर्चा करते हैं, वहीं पे जीडीपी का सिर्फ 1% हेल्थ पे खर्चा होता है। और इसकी वजह से ये हालत है कि आज हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, जो बेसिक अपरेटस होना चाहिए वो नहीं है। तो कमल हासन ने ये डिमांड किया है, जो कि एक वाइबल डिमांड भी लगती है। ठीक है, और इस पेज नंबर 5 पे तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 6, जिसमें एडिटोरियल और आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल चालू करते हैं कि टेक ओवर फियर्स, ये पूरा बेस इसके पीछे हिस्ट्री का वो देख लेते हैं। कुछ दिन पहले चाइना की सेंट्रल बैंक ने HDFC का 1% शेयर खरीद लिया। किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी में टोटल आपको पता होगा जिसके पास 51% शेयर है, वो मालिक 49% वाला मालिक नहीं होता। तो उसमें 1% भी काफी वैल्यू रखता है। तो FDI के थ्रू चाइना की सेंट्रल बैंक ने खरीद लिया। अब यहाँ पे बात ऐसी आती है कि सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर कोई भी कंट्री चाहती है कि ज्यादा FDI आए, और इंडिया को FDI मिल रहा है, तो इंडिया ने मना क्यों किया? इसके पीछे यह है कि इस टाइम सारे के सारे शेयर्स पूरे मार्केट कोलैप्स हो चुके हैं, सबके रेट कम हो चुके हैं। तो जिसके पास जो पैसा था वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना के पास जो पैसा था वो छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उसमें ये ऐसा जो इकोनॉमिक थिंकर है उनका कहना है कि जो छोटी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपनियों को टेक ओवर करना चाहता है। और कुछ इकोनॉमिक थिंकर ने कहा कि 1% शेयर लेने से टेक ओवर तो नहीं होता, लेकिन उसका काउंटर ये है कि 1% शेयर लेने से उसके अंदर, उसके मैनेजमेंट में उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि HDFC का शेयर लिया चाइना सेंट्रल बैंक ने, HDFC के मैनेजमेंट में चाइना सेंट्रल बैंक का उनका जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ जाएगा। और देखते हैं और किस सेक्टर में चाइना का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ, अगर आप देखेंगे तो चाइना इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन ऑन शार्प अपकर्व इन द लास्ट 5 ईयर। मतलब पिछले 5 साल से चाइना का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे लगातार बढ़ा है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू स्टडी टोटल करेंट प्लान इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज एंटिटीज 26 बिलियन। एक सूत्रों के अनुसार जो खबर मिलती है इसमें ये कहा गया है, अकॉर्डिंग टू ब्रूकिंग्स इंडिया स्टडी, ये ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी किया है और 26 बिलियन इन्होंने कहा है कि ऐसा प्लान है कि वो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, बट FDI पे इंडिया ने बैन लगा दिया। और इंडिया की किस कंपनी में अभी तक इन्वेस्टमेंट है उनका ज्यादा, जैसे कि पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट, ये सब में चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन के तौर पे FDI में जो चेंजेस किया है, इकोनॉमिक थिंकर्स ये बता रहे हैं कि और कुछ कर सकते थे। जैसे कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको ये बोला जाता कि आप ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, मतलब कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए उस पैसे से इंडिया में आके। इससे क्या होता कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता,
और वो टेक ओवर की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता। तो देखिए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट शुड हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द प्योरव्यू एज दे डू नॉट पोज अ थ्रेट ऑफ टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, यहाँ पे ये दिया गया है। और देखिए और एक मैंने हाईलाइट किया है कि व्हाट हैपेंस टू एफडीआई दैट कम थ्रू एंटिटीज रजिस्टर्ड इन कंट्रीज that do not share land border with India but which may trace their beneficial ownership to China। इसका मतलब अगर कोई वाया करके चाइनीज इन्वेस्टमेंट करता है, सपोज चाइना ने किसी अफ्रीकन कंट्री को किया और वो अफ्रीकन कंट्री इंडिया में करना चाह रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है? तो अगर ऐसा कभी केस आएगा तो वही होने वाला है जो बाकी सबके साथ हो रहा है, बैंक किया जाएगा एफडीआई को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये देखिए ऊपर भी है कि ये लाइन में यहाँ पे बोला गया कि स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इटली इसी लाइन पे उन्होंने भी एफडीआई में चेंजेस किया है। तो ऐसा कोई इंडिया पहला कंट्री नहीं जिन्होंने चेंज किया है। और आगे चाइना का भी काउंटर है कि उन्हें वो WTO में जाने की बात कर रहे हैं, वो देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मून राइजिंग, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट बहुत खास न्यूज नहीं है। चाइना में उनकी जो प्रेसिडेंट है मून जे वापस इलेक्शन जीत के वापस सरकार बना ली है। तो ये एक वन वर्ड या फिर वन वर्ड टाइप आंसर में रहेगा, डायरेक्ट आंसर में, कि चाइना में किस पार्टी ने सरकार बनाई या फिर वहां का प्रेसिडेंट कौन अभी वापस से बना इलेक्शन जीत के। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल पे। एडिटोरियल है, जब आर्टिकल पे लिखते हैं, पहला आर्टिकल है द ओकेजन टू रिव्यू द सोवरेन रोल। तो यहाँ पे ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी है और जो प्राइवेट स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी है उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके बारे में बात किया गया है। सो वो नहीं समझता हूँ कि एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैंने हाईलाइट किया हूँ, प्राइवेट सेक्टर बिकम द न्यू होली काउ इन प्लेस ऑफ स्टेट सेक्टर। मतलब अगर लॉस किसी का हो रहा है कोविड-19 में से, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा हो रहा है, स्टेट सेक्टर का कम हो रहा है। तो आगे देखते हैं, एक जो बहुत अच्छा आर्टिकल है बिंदु शिवशंकरन नायर ने लिखा है, वो आर्टिकल है कि द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉलोआउट। इसमें वुमेन के कंडीशन की बात की गई, जब कोई नेचुरल कैलेमिटी या कुछ ऐसी महामारी फैलती है तो वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। उन्होंने कुछ एग्जांपल लिया है कि 2004 में जब सुनामी आई थी इंडिया में और इंडियन ओशन में, उसका इम्पैक्ट, फिर 2018-19 में जब केरला में फ्लड आया था, या फिर ऐसे जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो वुमेन को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, क्योंकि फूड की समस्या, फिर बच्चों को पालने की समस्या, फिर उनके साथ जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल वायलेंस, ये सब उन्होंने बात किया है। लेकिन उन सब से हटके इस बार जो कोविड-19 इसमें अलग ही केस सामने आ रहा है। इसमें ये केस सामने आ रहे हैं कि जो वुमेन है वो फ्रंट लाइन में लीड कर रही हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, मैंने हाईलाइट किया हूँ, अकॉर्डिंग टू WHO around 70% of the world health workers are women and 79% of nurse are women। ये WHO का है। तो अगर 70% हेल्थ वर्कर वुमेन है, 79% नर्स वुमेन है, तो उनको फ्रंट पे तो लीड करना ही पड़ेगा। तो अब उनको 18 घंटे, 12 15 घंटे ऐसे उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो वो भी एक हिसाब से उनके साथ जाती ही है। तो जैसे कि पहले जो नेचुरल कैलामिटीज आती थी जिसमें डायरेक्ट होता था, इसमें इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है। तो चलो अगर प्रेशर है, वर्क प्रेशर, तो वो कर रही हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। तो अगर पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, यहाँ पे मिलियन प्लस आशा वर्कर है। आशा वर्कर क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये ग्राउंड पे लीड करती हैं और इनका सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट को इन सब के लिए काम करना चाहिए। और इसी से रिलेटेड अभी पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए हैं, क्योंकि कुछ डेटा गवर्नमेंट सामने आए कि क्राइम का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू 2015-16 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 30% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप 15 to 49 ईयर फेस डोमेस्टिक वायलेंस।
15 से 49 साल की ऐसी 30% महिलाएं थी जिनके साथ घरेलू हिंसाचार हुआ था। ये 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अभी 587 कंप्लेंट सिर्फ 23 मार्च से 16 अप्रैल तक उन्होंने रजिस्टर किया है। इसमें से 239 केसेस ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसीलिए इस पूरे आर्टिकल का ये सार है कि वुमेन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए ऐसे केस में, और उनको प्रमोट करना चाहिए। और अगर कोई स्ट्रेस आता है तो फिर उसको भी कॉन्कर करना चाहिए, उसको भी कवर करना चाहिए। और इसमें और क्या कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट वाला ऑन हेल्प लाइन्स मैंने लिखा हूँ, जब यूपीएससी का मेंस का आंसर लिखते हैं तो ये लास्ट लाइन हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, वो हर जगह फिट बैठेगा। जेंडर पैरिटी नीड्स टू बी कॉन्शियस एक्ट एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू दोज आंसर हेल्पलाइंस व्हेन ओनली वुमेन अटेंड दिस कॉल वी आर रीइंफोर्सिंग द stereotypical caregiver role of women. Instead, we need to have a well-trained and gender-inclusive team which can handle such calls well. मतलब अगर वुमेन ये सब काम कर रही है तो उनको बोला जाता है कि वो तो देखभाल करने वाली ही है। ठीक है, तो वो तो देखभाल करने वाली ही है, ऐसा कहा जाता है। फिर आगे का क्या है, आगे है कि नर्चरिंग एयर पावर टू मीट राइजिंग डिमांड। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आरोग्य सेतु के ऊपर बात किया गया है अगले आर्टिकल में कि आरोग्य सेतु के डाउनलोड करके किसी का फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए आरोग्य सेतु, क्योंकि उससे लोकेशन ट्रैकिंग होता है, पूरा डेटा चले जाता है, उससे पूरा डेटा चले जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर आगे आते जो फर्स्ट पेज पे था कि कांग्रेस ने डिमांड किया कि पुअर को 7,500 रुपए देने चाहिए। तो ये क्यों? क्योंकि पुअर के पास अभी खाने को पैसे नहीं है, उनको जो और भी जरूरत है, चलो अपने राशन दे दिया, वो नहाएगा क्या, उसके पास सोप नहीं रहेगा, बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं रहेगी। तो 7,500 डे 1 से डिमांड थी कांग्रेस का, वो जयराम रमेश ने वापस कंटिन्यू किया है, तो उसके बारे में बात यहाँ पे किए हैं। और फिर और इस पेज पे ऐसा कुछ है नहीं, बस चाइना का है कि चाइना WTO में जाने वाला है इंडिया के अगेंस्ट में, जो इंडिया ने FDI का बैन लगाया है। और ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट इस पेज पे, पेज नंबर 8 पे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है। तो आगे देखते हैं पेज नंबर 9 पे महाराष्ट्र का केस दिया है, गुजरात का केस, मीन्स कोरोना वायरस से सब चीजें भरी हुई है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, CPWD ने एक ऑर्डर निकाला कि आरोग्य सेतु हर एक लेबरर के मोबाइल में होना ही चाहिए, बट यहाँ पे CPWD को ये भी जवाब देना चाहिए कि किसी के पास मोबाइल नहीं है या फिर एंड्रॉइड नहीं तो क्या करे। अगर मोबाइल नहीं है तो आरोग्य सेतु कैसे डाउनलोड करेगा, ये CPWD को ही बता देना चाहिए। तो एक ऑर्डर तो निकाल दिए, लेट्स सी क्या होता है कि किनके पास मोबाइल है और किसके पास नहीं है, और एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है कि नहीं ये भी देखने वाली बात है। तो आरोग्य सेतु का ये सीन है। पेज नंबर 10 पे भी ऐसा कुछ न्यूज नहीं है। पेज नंबर 11 पे एक GST का है। तो मेडिकल चीजें जो यूज हो रही हैं, चाहे PPE किट हो, चाहे मेडिसिन हो, इन पर GST लगा हुआ है। तो एक ट्विटर पे मूवमेंट चल रहा है कि GST फ्री कोरोना, कि जो अभी जरूरत की एकदम चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा पब्लिक को जरूरत है, इनके ऊपर से GST हटाया जाए। तो सेंटर ने बता दिया कि भाई ऐसा कुछ हमारे पास अभी आइडिया नहीं, हम GST ऐसे हटाने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने सैनिटाइजर के ऊपर देखिए कितना GST लगता है। सैनिटाइजर के ऊपर 18% लगता है, वेंटिलेटर टेस्ट किट्स आर टैक्स 12%, मास्क पे 5% लगता है, मास्क पे भी GST 5% लगता है।
तो सेंटर ने बोला कि हम जीएसटी नहीं हटाएंगे, जो कि जरूरत है, हटा देना चाहिए। और कि कमाने को तो जैसे सेंटर बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कमाने को तो पूरी लाइफ पड़ी है, तो सेंटर भी पूरे का लाइफ टाइम कमाएगा। तो भी फिलहाल उनको रिलैक्स देना चाहिए, चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोग खरीद लेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। तो यहाँ तक था पेज नंबर 11 तक इम्पोर्टेंट न्यूज। इसके बाद आगे द हिंदू में भी या फिर किसी न्यूज में थोड़ा एक रहता है कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से, तो ये सब है, इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वहीं पे देखिए 17% को जो मारा गया है कनाडा में, उस मास शूटिंग हुई है, उसके बारे में बात किया गया है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ पूछने वाला है नहीं कि कहाँ पे मास शूटिंग हुई, क्या हुआ। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बैंक के लिए गाइडलाइन दिया है कि विद इन 6 to 9 डेज में जितने भी लोन हैं, लोन का एप्लीकेशन आता है तो विद इन 6 to 9 डेज उसको खत्म कर लेना चाहिए, उसको या उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि आप दे रहे हैं लोन की नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक रिस्क एवर्जन मैंने हाईलाइट किया, ये होता क्या है। मूव कंसल्टेटिव बैंक्स टू हैव टर्न रिस्क एवर्जन एक्सटेंड लोन अमिड अनसर्टेन। मतलब अगर ये होता है एक्चुअली रिस्क फैक्टर, अगर मैं लोन दिया किसी को और सामने वाला लोन रिटर्न नहीं कर पाया, तो एक लोन देने के पहले चेकिंग होती है कि लोन रिटर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं रिस्क एवर्जन कैपेसिटी। तो ये वही है रिस्क एवर्जन। तो ज्यादा रिस्क एवर्जन न देके फटाफट लोगों को लोन दे जिससे कुछ तो बिजनेस स्टार्ट हो। यहाँ पे एक डेटा आया है कि बैंकिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि इन्फोसिस का Q4 नेट 6% बढ़ा है और रेवेन्यू उनका 8% बढ़ा है। और एक कोविड-19 का एक इम्पैक्ट देखते हैं कि इन्फोसिस ने भी जितने उनके एक साल में प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने वाले थे वो सब एक साल के लिए इन्फोसिस ने कैंसिल कर दिया है, मेड फॉर फिस्कल ईयर 2021। और उन्होंने ये बोला है कि इस एक साल में वो ऑलमोस्ट 35,000 जॉब क्रिएट करने वाले हैं, ये सब चीजें कम करके। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जॉब्स आएंगी। दूसरा ये खराब रहेगा कि प्रमोशन और इंक्रीमेंट चले जाएगा, तो कोविड-19 का ये इम्पैक्ट है। ठीक है, अब आरबीआई ने एक और डिसीजन लिया है कि आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांस का लिमिट बढ़ा दिया है। जो पहले 1,20,000 था, अब उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। एडवांस में आप 2 लाख तक की सैलरी ले सकते हैं अपने ऑफिस से, अगर आपकी ऑफिस देती है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे और कुछ न्यूज है क्या। फिर आगे स्पोर्ट्स और लाइफ की न्यूज है। आपको तो पता है स्पोर्ट्स पूरा बंद है, तो इसमें स्पोर्ट्स के लिए कुछ खास न्यूज नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन खत्म होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीप ऑन रिवाइजिंग। द हिंदू को पढ़ते रहिए। इसमें जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ हो सके तो उसको एक नोट डाउन करते रहिए, तो इजी पड़ेगा, नहीं तो फिर वापस ये आधे घंटे के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।